नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मजबूत ग्लोबल संकेतों के बावजूद घरेलू बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 100 अंक तक लुढ़का। निफ्टी और मिड कैप शेयरों में करीब आधे % की गिरावट। फार्मा और रियलिटी शेयरों ने बनाया दबाव। आज आएंगे टीसीएस, माइंडट्री और इंडसइंड बैंक के नतीजे। Q4 में टीसीएस की आय बढ़ोतरी नहीं होने का अनुमान। माइंडट्री के नतीजे भी रह सकते हैं कमजोर। कंज्यूमर के लिए एक और अच्छी खबर। पेट्रोल डीजल हुए एक बार फिर से सस्ते। आज से पेट्रोल 80 पैसे तो डीजल ₹1.30 सस्ता। फ्लिपकार्ट के बाद क्लियर ट्रिप ने भी नेट न्यूट्रलिटी को किया सपोर्ट। फेसबुक के internet.org से हुई अलग। सुनील भारती मित्तल के बेटे काविन भी आए साथ। और भारत कनाडा के यूरेनियम समझौते पर मुहर। कनाडा 5 साल तक भारत को यूरेनियम करेगा सप्लाई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान। और अब मेरे सहयोगी आशीष वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आशीष बात करने वाले हैं स्पाइस जेट के सीईओ संजीव कपूर के साथ। आशीष, ओवर टू यू। धन्यवाद प्रियंका। लगातार फोकस में रडार पर रहती है आप ऑफ लेट ये कंपनी, और स्पाइस जेट के सीईओ मिस्टर संजीव कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, सीएनबीसी आवाज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले अजय सिंह साहब के टेक ओवर करने के बाद कहा जा रहा है पहली बार स्पाइस जेट कोई तगड़ा फ्लीट एक्सपेंशन की बातें कर रहा है। एक क्विक चेक, इस समय कितनी एयरक्राफ्ट आप ओन कर रहे हैं, कितनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं और किस तरह के एक्सपेंशन की यहाँ पे बात करी जा रही है सर? Right now we have 20 Boeing 737s and 15 Bombardier Q400s, and we operate about 230 to 235 flights a day, and we expect to grow that gradually as the year progresses. संजीव जी, मुझे पता नहीं आप कितने कंफर्टेबल हिंदी में समझते तो हैं, तो ऑब्वियसली मैं समझ गया अगर हिंदी में बातचीत करेंगे तो उतना ही मेरे ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, हमसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन एनीवेज, बीच में बड़ी खबरें आ रही थी सर इस कंपनी को लेकर कि कुछ एयरक्राफ्ट लेसर्स के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं। क्या वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुके हैं? अब कोई डिस्प्यूट नहीं रहा? नहीं, वो सब रिजॉल्व हो गया है। वो तो पुरानी बात थी और आई थिंक I'm better off in English. Those were old matters, which occurred in December when we were going through our crisis. But all that is behind us now. Those disputes are resolved. There is no longer any threat to our aircraft. In fact, we are adding more aircraft to our fleet. तो ये जो disputes है इन लेसर्स के साथ, ये अब ये एयरक्राफ्ट स्पाइसजेट के पास ही हैं, आप ही ऑपरेट कर रहे हैं अभी भी? हाँ, I mean disputes तो सिर्फ कुछ एयरक्राफ्ट के साथ थे, and some of those aircraft are going to come back to us. Some others are already, they have been given to other airlines, but we have our plans to grow the fleet again. And this week itself, we got 3 aircraft on short-term lease joining our fleet for the summer season. And as the year progresses, we expect to add more aircraft, both leased aircraft and new aircraft to our fleet. अच्छा, ये लेसर्स का आउटस्टैंडिंग था, भुगतान होना था, उसी लिए इश्यूज क्रॉप अप हुए थे। क्या इनका आउटस्टैंडिंग पूरी तरह से पे ऑफ हो चुका है? पे कर चुके हैं आप लोग? क्या रिजॉल्व हुआ है? क्या डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे हुआ है? We have, the lessors that had stayed friendly with us, that had cooperated and helped us, supported us during a crisis, they have been paid off in full. The other lessors who, filed lawsuits, took us to court, etc., then obviously the legal proceedings, had to take place. But payment terms have been reached with them as well, and we are both, all parties are in agreement on the payment terms, and we're proceeding. So those matters are now behind us. अच्छा, मैं एक रिसेंट रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें आयटा की रिपोर्ट आई थी, जहां पे कहा गया है कि ग्लोबल पैसेंजर ट्रैफिक जो है उसमें एक इंक्रीज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वो पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या भारत के केस में भी सिमिलर सिनेरियो है? ऑफ लेट पैसेंजर ट्रैफिक, पैसेंजर मूवमेंट इंप्रूव हुआ है, बढ़ा है क्या सर? लेटेस्ट आयटा रिपोर्ट में लिखा है कि इन द होल वर्ल्ड इंडिया हैड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द लास्ट क्वार्टर। इंडिया की ग्रोथ रेट वाज अबाउट 18%, 18 to 20%. which was almost double that of China and more than double of the world average. World average was about 6 or 7%, I think. So India now in the last few months has been the fastest growing aviation market in the world. अच्छा, इंटरेस्टिंग। फिर स्पाइसजेट का मार्केट शेयर क्या है? बीच में तो एक एयरलाइन ठप पड़ गई थी, जीरो मार्केट शेयर हो गया ऑब्वियसली, उससे आप कितना ट्रैक्शन ला चुके हैं? आप कितना मार्केट गेन कर चुके हैं? कितना शेयर है इस समय स्पाइसजेट का? जीरो तो कभी नहीं हुआ। दिसंबर में भी नहीं चले तो मेरे
No, when we suspended operations, for 12 hours in December last year, even then our market share would not be zero because we flew for the other 12 hours. But having said that, at a peak in July 2014, we were 21% market share. Now our market share has fallen to about 10 or 11%, and that's mainly because our fleet has reduced sharply. During the crisis, we had to return aircraft, but we expect to grow the market share back now, as quickly as possible in the coming months. We know what we have to do. We know that it's a function of aircraft, it's a function of our size, and as we get aircraft back, we expect to regain and surpass our previous position in the market. अच्छा, इस कंपनी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना, क्योंकि वो फंड इन्फ्यूजन पे सबकी नजरें हैं। पहला ट्रांच जो हमें अवेयर है, हम फरवरी में आया था अजय सिंह द्वारा 500 करोड़ रुपए के आसपास का। उसके बाद कहा जा रहा था अप्रैल के एंड तक 2 और ट्रांचेस आने वाले हैं। स्पाइसजेट में अब तक कितना फंड इन्फ्यूजन हो चुका है और किस टाइमलाइन पे आप वर्क कर रहे हैं? अगले ट्रांचेस कब तक इन्फ्यूज होते हुए नजर आएंगे? कितनी रकम आने वाली है सर? देखिए, I mean, those matters are for the board, for the promoter to decide and determine and answer. My job is to run the company, I'm the chief operating officer on a day-to-day basis. So I would rather not comment on specifics, but suffice to say that Mr. Ajay Singh is back in the company. Funding has started to arrive, and he's got a plan to, bring in the remaining funding. But the details are, best answered by the board level, by the promoter, and not by me, because that's really not my area of focus or expertise. अच्छा, पता नहीं फिर आप कितना कमेंट कर पाएंगे। मैं ऑफलेट रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन था, स्पाइसजेट के साथ कंसर्न्स थी कि वो जो स्ट्रेच बैलेंस शीट है, यानी कि जो डेट लेवल्स हैं बुक्स पे, उसको लेकर कंसर्न्स थी। अब लेटेस्ट रिपोर्ट जो आ रही है स्पाइसजेट को लेकर, जो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी मान रही है, इन फंड इन्फ्यूजन्स के बाद भी बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रेच रहने वाली है। कितना डेट अभी भी लेके बैठे हुए हैं, कितना फंड इन्फ्यूजन के बाद कितना रिलीफ मिला है बैलेंस शीट के फ्रंट पे, उस पर कोई अपडेट, कोई स्टेटस चेक दे सकते हैं सर? See, balance sheet में relief we'll get through two sources. One is through funding, जो आ रही है, gradually, और second relief you get in balance sheet is through settlements with the creditors. And we have reached very positive settlements with some of our largest creditors, where the weight on the balance sheet is going to be significantly reduced. So through a combination of reaching settlements, positive settlements, through funding, and of course through our improving operating performance, where we are going to be bringing in more cash into the company through operations, we expect the pressure on the balance sheet to gradually decrease, and this period of stressed balance sheet to be behind us once all the funding is complete and once our operation is back to scale. So again, things are improving, and it will take some time before it gets back to normal, but things are certainly headed in the right direction. अच्छा, लास्ट क्वार्टर की जब नंबर्स घोषित कर रहे थे तो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा लॉसेस वाइडन हुए थे, यानी कि घाटा काफी ज्यादा बड़ा था इस कंपनी का। इस बीच में तो हमने देखा एक बड़े सीरियस डाउनवर्ड रिविजन्स हुए एटीएफ की कीमतों में, एटीएफ के प्राइसेस में। कितना फायदा आप भुना पाएंगे इसका? कितना फायदा होने वाला है सर? The first thing I want to say, the last quarter for which we published results, quarter ending December 2014, Q3. losses year on year actually had declined, but we actually made an operating profit in the quarter. Now, if you look at year on year net loss, the bottom line, that increased sharply because we had to account for several one-off and exceptional items, such as provisioning for aircraft that are returned early, etc. So those are exceptional items, and that added almost 200 crores to the losses. But if you take out the exceptional items, which included certain other things as well, we actually made an operating profit, even though of course it was reduced compared to the previous year because we went through a difficult time last year, December quarter. But I want to be very clear that we had an operating profit, and now as we clear our balance sheet issues, as we reach settlements, as we bring aircraft back and start growth again, we expect our performance to significantly improve. अच्छा, इस समय यूटिलाइजेशन लेवल्स क्या चल रहे हैं? काफी तगड़ी सेल आपने लगाई थी, क्या उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है? यूटिलाइजेशन लेवल्स क्या हैं? और अगर कोई ऐसा मापदंड हो कि औसत रेवेन्यू पर फ्लायर, क्या उसमें कुछ इंक्रीज ऑफ लेट देखने को मिल रहा है? See, our aircraft utilization in terms of load factor, capacity utilization is very high. I mean, I think all the airlines are doing very well, and we are in the mid-80s, which is, a very high level considering it's not yet high season. In the high season, we hope to do even better than that. When you're doing 85, 90, 91% load factor, it means that 2/3 of your flights are going 100% full, because some of the flights just operate at certain timings or certain days a week where you can't fill it. But it means majority of your flights are actually going completely full. The other utilization metric which is important is how hard we are, utilizing our assets. We probably have one of the highest utilization levels of any short-haul airline, budget airline in the world,
for a Boeing 737s. We fly them 13 to 14 hours a day, which is completely better than world class. And on the Bombardier aircraft, we're flying them 12 hours a day, which is probably the highest level of any Bombardier operator in the world. So both metrics of utilization, both capacity utilization and aircraft utilization, we are doing extremely well. Very, very positive. Okay, संजय जी, हमने काफी सीरियस नोट पे डिस्कशन कर लिया. संजीव जी, फाइनली एक सवाल आपसे, क्या कोई अगली सेल जल्द आने वाली हम सब कीनली अवेट करते हैं या फिर सीजन की सारी सेल खत्म हो चुकी है, अब मौका नहीं है? हाँ, देखिए, सेल तो they will keep coming, but most importantly one should remember our sales are mostly for advance purchase, which means 30, 60, 90 days minimum advance purchase. लेकिन कल के लिए ट्रैवल के लिए सेल्स तो बहुत कम आती है, and that is not healthy. We don't want to do sales for immediate travel. Our sales are always for advance purchase travel. But keep your eyes and ears out and let's hope for the best. चलिए संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंधी सी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए. द स्पाइसजेट का मैनेजमेंट, जो फंड इन्फ्यूजन, कंपनी के आगे के हालात और आगे के केपेक्स प्लान या ग्रोथ प्लान जो है उस पर हमसे बातचीत करता हुआ, स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आधे % के आसपास के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ कामकाज करता हुआ. प्रियंका? तो आशीष, जाहिर तौर पर स्पाइसजेट बिल्कुल अब नए सिरे से अपने परफॉर्मेंस को सुधारने और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर आपसे बात कर रहा था, और आप हमारे साथ अभी बने रहिए, क्योंकि हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आज बहुत अहम नतीजे टीसीएस के आने वाले हैं, और इन क्वार्टर 4 नतीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह के अनुमान निकल कर आ रहे हैं. तो आशीष हमें बताने वाले हैं आगे, लेकिन आशीष के साथ साथ मेरे दोनों मार्केट एक्सपर्ट अमित चौहान और अविनाश गोरक्षकर भी जुड़ जाएंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि सौदा आपका में हम शामिल करने वाले हैं अपने दर्शकों के सवाल, जिसका जवाब देंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट. तो वापस आइए. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं सौदा आपका. बाजार पर एक नजर. सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप या फिर बैंक निफ्टी, सभी बिल्कुल लाल निशान पर कारोबार करते हुए. कहीं ना कहीं निफ्टी जो है 8750 का जो एक लेवल था उससे काफी बेहद नीचे है, 35 अंक नीचे 8713 के आसपास ट्रेड कर रहा है. और मेरे साथ समित चौहान और अविनाश गोरक्षकर जुड़ गए हैं. वेल, मॉर्निंग उतनी गुड नहीं है समित, लेकिन फिर भी कैसी स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए कहेंगे निफ्टी में? क्या एक डाउनवर्ड रिस्क नजर आ रहा है आपको? यस सर, गुड मॉर्निंग प्रियंका. देखिए, 8250, 8300 से जो बाउंस आया था, 8650 तक, 87, 8680 तक वो एक्सपेक्टेड था. बट उसके बाद जो 150-200 पॉइंट का था वो स्लाइटली एक्सटेंडेड बाउंस था. सूनर और लेटर ये जो रिसेंट बाउंस है वो कहीं ना कहीं तो जाके हॉल्ट होने वाला था. तो 8800, 8850 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था. वहीं से हमने कल लैटर पार्ट में एक अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर देखा है. मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में ये जो करेक्टिव मूव है वो थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है. 8680 का भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा निफ्टी में. वो लेवल अगर ब्रीच होता है तो पॉसिबल है ये करेक्शन 8550, 8500 तक भी जाए. और हायर साइड पे मेरे ख्याल से अभी 8800 से लेके 8850 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया. ऑलराइट, तो दायरे में बाजार जो है वो कारोबार कर रहा है, एक बिल्कुल डायरेक्शन लेस है, लेकिन बाजार पर हम नजर बनाए रखेंगे. वैसे आज बाजारों को इस बात का भी इंतजार रहने वाला कि आईटी कंपनी टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं. कैसे रहेंगे टीसीएस के नतीजे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ रिसर्च हेड आशीष बने हुए हमारे साथ. आशीष, अब टीसीएस के नतीजों पर कितनी नजर है आपकी? किस तरह के अनुमान निकल करके आ रहे हैं? कंपनी काफी दबाव में रही है पूरे इस साल के दौरान. पूरा फोकस में पूरी नजर है. मेरे ख्याल से मेरी नहीं, जो स्क्रीन पे सब दिख रहे हैं इन सबकी भी नजर पूरी तरह से टीसीएस के नंबर्स पे होने वाली है. प्रियंका, ये नंबर्स ध्यान रखें, टीसीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज शाम को 5 बजे है, तो उसी के आसपास जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं नंबर्स आएंगे. यानी कि बाजार बंद होने के बाद ये अपने चौथी तिमाही के नंबर्स घोषित करेगा. और चौथी तिमाही, वैसे आपको बता दूं, पूरे आईटी पैक के लिए एक सीजनली वीक क्वार्टर माना जाता है, कमजोर क्वार्टर होता है. उसके साथ साथ एक एडेड प्रेशर है करेंसी का, क्रॉस करेंसी, यानी कि डॉलर में जिस तरह की मजबूती आई है डिफरेंट करेंसीज के मुकाबले, चाहे वो यूरो हो, ब्रिटिश पाउंड हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, उसके चलते पिछले क्वार्टर में इंपैक्ट था. इस क्वार्टर में भी रेवेन्यूज, मार्जिन्स पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा. टीसीएस के नंबर्स इस बार इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ध्यान रखें पिछले 2 क्वार्टर्स से हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी. ये कंपनी इन्फोसिस से तो पूरी तरह से बीते क्वार्टर में पिछड़ती हुई नजर आई, एक बड़ी लेगार्ड बनती हुई नजर आई थी. हालांकि टीसीएस में बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट ऑफ लेट नहीं रहता, क्योंकि इस बार भी इसने मार्च में एक सेल साइड एनालिस्ट के साथ कॉन कॉल करा था, जब इसने स्पेसिफिकली हाईलाइट कर दिया था कि जैसे FY14 यानी कि पिछले वित्त वर्ष में Q4 का परफॉर्मेंस था, शायद सिमिलर परफॉर्मेंस आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY15 के Q4 में. यानी कि कांस्टेंट करेंसी में 2% से कम की ग्रोथ,
Q4 में देखने को मिली थी। FY14 में वॉल्यूम ग्रोथ महज 2.5% के आसपास थी, तो सिमिलर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है और ये म्यूटेड परफॉर्मेंस ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में भी फैक्टर्ड इन है, एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस में भी फैक्टर्ड इन है। CNBC आवाज पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर आई में महज 1/4% की तिमाही दर तिमाही यानी कि सीक्वेंशली ग्रोथ होगी। मुनाफा आधे % के आसपास का दबाव दिखाएगा। मार्जिन्स में शायद 30 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.3% की आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। लेकिन TCS के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ना सिर्फ एक Q4 परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा, FY15 के भी आंकड़े डिलीवर करेगा और FY15 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे साल में शायद डॉलर आई में महज 15% की ग्रोथ होगी। जबकि हमारे साथ बोर्डरूम के दौरान FY15 के पहले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा था कि FY15 FY14 से बेहतर होगा, ऐसा मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि FY16 के लिए कंपनी किस तरह की आउटलुक शेयर करता है। गाइडेंस कंपनी शेयर नहीं करती, लेकिन किस तरह का आउटलुक ये कंपनी शेयर करती है FY16 के लिए। तो स्ट्रीट की खास तौर पे नजर उस आउटलुक पर रहने वाली है। जहां तक म्यूटेड परफॉर्मेंस की बात है, प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, अगर कुछ सरप्राइज आना है तो वो शायद पॉजिटिव साइड ही आएगा। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। साफ तौर पर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह की रहेगी इस कंपनी की, इस पर नजर रहने वाली है। और आज अब सुबह से हम TCS को थोड़ा सा दबाव में भी देख रहे हैं और इसीलिए शायद लोगों के सवाल भी हमारे पास पहुंच रहे हैं। हमारे दर्शक हैं हैदराबाद से राजेश जी, जो TCS के बारे में समझना चाहते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट से। इनके पास 200 शेयर हैं, इनकी खरीद का भाव 2600 रुपए रहा है, 15 रुपए 50 पैसे पर शेयर के नुकसान पर बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग अविनाश जी, आपसे पूछना चाहूंगी TCS के बारे में। एक ओवरऑल भी आज रिजल्ट का दिन है TCS के लिए, आप इसे कैसे देख रहे हैं? म्यूटेड ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है और जिस वो फैक्टर इन भी है जैसा कि आशीष बोल रहे थे। तो TCS के बारे में राजेश जी को सलाह दीजिए और इस पैक में और भी जो कंपनियां इनसे थोड़ा सा अगर कंपेयर करें तो आपको TCS कहां खड़ी हुई दिखती है अविनाश? प्रियंका, मैं समझता हूं कि TCS के जो फोर्थ क्वार्टर नंबर्स है वो मेरे ख्याल से मार्केट्स ने पार्टली डिस्काउंट किए हैं कि इस टाइम म्यूटेड ग्रोथ आएगा। डॉलर जो ग्रोथ है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, वहां पे डेफिनेटली थोड़े से कंसर्न्स है, बट लार्जली ये क्रॉस करेंसी के कारण है और हो सकता है कि और एक क्वार्टर कंपनी को इस क्रॉस करेंसी का इफेक्ट झेलना पड़े। बट अगर हम बिग पिक्चर देखें तो TCS में मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से US मार्केट्स में इनका सबसे ज्यादा एक्सपोजर है और US मार्केट जिस प्रकार से मैक्रो नंबर्स आप कहे तो क्लियरली इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं, तो इसका इफेक्ट आपको शायद सेकंड हाफ ऑफ FY16 में IT प्लेयर्स स्पेशली TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज पे पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। हालांकि ये बात सही है कि शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर होगा, बट मीडियम टू लॉन्गर टर्म में अगर निवेशक इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो ये सारी डॉलर अर्निंग कंपनीज है, कैश रिच कंपनीज है, बिल्कुल डेट बैलेंस शीट पे नहीं है, तो डेफिनेटली कम से कम 6 से 12 महीने का आउटलुक डेफिनेटली इनमें अभी भी पॉजिटिव है। क्रॉस करेंसी का इफेक्ट मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर्स के लिए रहेगा। आई मीन लार्ज कैप में हमें लग रहा है कि TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, ये तीनों ही शेयर गिरावट में कोई खरीदना चाहे और थोड़ा लंबा समय अगर इसमें इन्वेस्ट करने की अगर नीति रखे तो डेफिनेटली पैसा बन सकता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वोलेटिलिटी हो, रिजल्ट सीजन है, तो थोड़ी बहुत गिरावट आपको शायद देखने को मिले। और बैक टू राजेश जी का सवाल, 200 शेयर हैं और 2600 इनकी खरीद का भाव रहा है। समित, इसके चार्ट्स कैसे दिखते हैं? और क्लियरली अविनाश जी ने तो क्लियर कर लिया कि अगर आप TCS में तो लंबी अवधि का नजरिया रखिए। आप राजेश जी को क्या सलाह देंगे इनके चार्ट स्ट्रक्चर को लेकर के? देखिए, अगर TCS का चार्ट स्ट्रक्चर हम देखें तो फिलहाल तो ये एक साइडवेज ट्रेंड में है लास्ट कुछ महीनों से। इसकी एक ब्रॉड रेंज बन गई है, ऊपर की तरफ 2750, 2800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और लो साइड हमने देखा है जब भी स्टॉक 2500, 2450 के आसपास आता है वहां से ये रिबाउंड देता है। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखे तो डेफिनेटली इसमें ये होल्ड कर सकते हैं। मैं एग्री करूंगा अविनाश जी से कि ये नियर टर्म में थोड़ा साइडवेज जा सकता है या थोड़ा करेक्टिव मूव देख सकते हैं, बट आप थोड़े ब्रॉडर व्यू से देखिए तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका और हमारे दर्शक विकास जुड़ गए हैं नागपुर से। विकास जी, गुड मॉर्निंग। बताइए किस शेयर पर सलाह चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की आप? मेरे को RIL के बारे में। हेलो जी हाँ, पूछिए अपना सवाल से, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरे को RIL के मेरे पास 55 शेयर है, 1100 की बात। ऑलराइट,
155 शेयर है और 1100 की खरीद का भाव रहा है। 172 के आसपास पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए विकास। अमित जी, RIL कैसे देखते हैं इसके चार्ट, क्या सलाह देना चाहेंगे विकास को? देखिए, अगर हम रिलायंस की बात करें तो लास्ट कुछ महीनों में या 2014 में भी जो रिसेंट रैली आई थी उसमें इसने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है। रिसेंटली 800-820 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ये स्टॉक वहां से रिबाउंड दिया है। नियरली 10-15% का हमने सर्च देखा है लास्ट 6 से 7 दिनों में। नियर टर्म में ये थोड़ा पेन में हो सकता है, बट अगर ये थोड़ा लंबा व्यू रखे से प्रॉब्ली 4 to 6 मंथ्स, तो ये 1050 का लेवल आने के चांसेस लग रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता आने वाले कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में 1000 के लेवल तक रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक पहुंच सकता है। फिलहाल तो इसको 940-960 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मेरे ख्याल से ये उसकी जो रेंज है 940 से लेके 860-820 वो कंटिन्यू रखेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। ऑलराइट, और आगे जाने से पहले आपको बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं वो TV18 का चैनल है। TV18 और उसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आशीष दयाल दिल्ली से। आशीष जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में हमारे एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं सर? आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारा संपर्क लगता है आशीष जी से टूट गया है, लेकिन इनका सवाल मेरे पास आ चुका है। इनके जानना चाहते थे हिंडाल्को के बारे में। हिंडाल्को के 200 शेयर ये होल्ड करते हैं। 160 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। अविनाश जी, हिंडाल्को कैसी दिखती है आपको ये कंपनी? इनफैक्ट प्रियंका, हिंडाल्को की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में एल्यूमिनियम में ये सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। इनका काफी एक्सपेंशन बेसिकली इंटरनल एक्रूवल्स हुआ है, तो आई थिंक क्लियरली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स मेटल सेक्टर के लिए स्पेशली एल्यूमिनियम के लिए काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए हो सकता है कि ग्लोबली जिस प्रकार का ट्रेंड एल्यूमिनियम में चल रहा है थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव रहे। आई थिंक अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली फ्रॉम द करंट लेवल्स स्टॉक में अच्छी बढ़त और अच्छा पैसा बन सकता है। बट मेटल सेक्टर ग्लोबली कोरिलेटेड है, तो इन द शॉर्ट टर्म 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े बहुत स्टॉक को इम्पैक्ट करेंगे। क्लियरली जो रेगुलेटरी न्यूज फ्लोज है, जैसे कोल के रिलेटेड जो भी केसेस कंपनी के अगेंस्ट रिकॉर्ड किए, वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्रेशर स्टॉक में लगाएंगे। लेकिन अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। हमने तो एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद सौदा आपका में सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। शामिल करेंगे आपके कुछ और शेयर। वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मेरे साथ राहुल जुड़ गए हैं इंदौर से अपने सवाल के साथ। गुड मॉर्निंग राहुल, बताइए किस शेयर पर आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम, मैं ईरा इंफ्रा के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ईरा इंफ्रा को लेकर करूँ या लैंको इंफ्रा? अच्छा, तो आपको इंफ्रा का ही स्टॉक पसंद आ रहा है, ईरा इंफ्रा या लैंको इंफ्रा? 3 साल की समय सीमा। अविनाश जी, क्या सलाह देंगे राहुल को? इनफैक्ट प्रियंका, इन्होंने जो शेयर चुने हैं, मैं समझता हूं कि इनमें मेरे ख्याल से अर्निंग्स विजिबिलिटी अभी भी काफी दूर है। मोर इम्पोर्टेंटली ईरा इंफ्रा और लैंको इंफ्रा की इन्होंने बात की, इनकी बैलेंस शीट्स बहुत ही खराब है। इनफैक्ट डेट ऑन द बैलेंस शीट काफी बड़ी मात्रा में है, तो मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन होगा। अगर 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे प्ले करना है, तो मेरे ख्याल से क्वालिटी स्टॉक्स पे बेट करे। मेरे ख्याल से भले ही ये दोनों शेयर सस्ते शेयर है, लेकिन अगर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो मेरे ख्याल से आपको शायद कंपनीज लाइक थर्मैक्स है, लार्सन एंड टूब्रो है, इवन BHEL है जो PSU स्पेस में है, यहां पे निवेश करें। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को याद रखना चाहिए कि क्वालिटी ऑलवेज पेस। तो ये जो लो प्राइस वाले शेयर होते हैं, यहां पे शायद प्राइस की लालच होती है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म इसमें पैसा बनता नहीं है। बिल्कुल राहुल जी, तो अविनाश जी की बात को गांठ बांध लीजिए, क्वालिटी स्टॉक्स को चुनिए, इनकी लुभावनी प्राइस पर मत जाइए। राहुल जी के लिए ये सलाह थी। और अब अमृत लाल मेरे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अमृत जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं सर आप? मैं जस्ट डायल के बारे में जानना चाहता हूँ। आई हैव परचेज 10 शेयर एट द रेट ऑफ 1250। ऑल राइट, और बिल्कुल दिख रहा है कि मिस्टर लाल फिलहाल 11 रुपए पर शेयर के नुकसान पर बैठे हुए। समित, जस्ट डायल क्या व्यू है?
देखिए, अगर ये जस्ट डायल को ट्रेडिंग व्यू से देखते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ से बाउंस आता है, माइनर बाउंस अराउंड 1260 1280, वहां पे एग्जिट के सोच सकते हैं। फिलहाल तो ये एक नियर टर्म डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। 1350 से लेके 1400 का उसका एक स्टीप रेजिस्टेंस बन गया है। जब तक ये स्टॉक 1400 का लेवल क्रॉस नहीं होता है उसमें पॉजिटिविटी आने की चांसेस बहुत कम है। तो पॉसिबल है स्टॉक कंसोलिडेट करे और थोड़ा नेगेटिव बायस से ट्रेड करे। तो अगर थोड़ा लंबा अरसा दिखते हैं तो पॉसिबल ये होल्ड कर सकते हैं 1150 1100 के स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर ट्रेडिंग व्यू से लिया है तो मेरे ख्याल से इसमें से एग्जिट करना चाहिए। और अब महेश वाधवानी जी हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। नमस्ते मिस्टर वाधवानी, बताइए किस शेयर के बारे में हमारे एक्सपर्ट से आप पूछना चाहते हैं सर? हाँ मैडम नमस्कार, मेरे पास में बिनानी इंडस्ट्रीज के 300 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 114.5 के रेट के हिसाब से, और इसको मैं रखने के लिए 3 से 6 महीने और रख सकता हूँ। लेकिन साथ ही साथ प्लीज मुझे थोड़ा सा चार्ट पे भी बताइए कि 2 दिन में जो अचानक से मूव आया है इतना लंबा, तो इसका क्या रीजन है मैडम? क्या ऐसी कोई न्यूज है इसमें? चलिए, तो महेश जी थोड़े से चिंतित लग रहे हैं कि क्या ऐसी खबर आ गई है, और नजरिया इनका शॉर्ट टर्म ही है, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। समय जी, अब बिनानी इंडस्ट्रीज के चार्ट क्या कह रहे हैं आपको? किस तरह के स्ट्रक्चर है? महेश जी के लिए क्या सलाह होगी सर? देखिए, फंडामेंटल फ्रंट पे इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट जैसे इन्होंने बताया लास्ट 2 दिन में इसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखाई दिया है। वॉल्यूम्स अच्छे खासा पिक हुए। उसके जो एवरेज डेली वॉल्यूम्स है उससे 4 to 5 टाइम्स इसके वॉल्यूम्स बढ़ गए और मूवमेंट भी काफी अच्छी है। चार्टिकली देखिए तो इसमें एक ब्रेकआउट आया हुआ है बियॉन्ड 100 102, जो स्टीप रेजिस्टेंस उसका कुछ दिनों से माना जा रहा था। चार्टिकली यस, इसमें ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो इसका करंट मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए। 120 का लेवल है वो क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर ये 1 से 1.5 महीने का व्यू रखते हैं तो स्टॉक में पॉसिबिलिटी है 132 135 तक बाउंस कंटिन्यू रहे। अविनाश जी, आपको भी शामिल करूंगी। महेश जी को जो चिंता हो रही है, क्या आप कुछ कंपनी में किसी तरह की गतिविधि देख रहे हैं? क्या कह रहे हैं इसके फंडामेंटल्स बिनानी के? प्रियंका, पहली बात तो बिनानी इंडस्ट्रीज एक होल्डिंग कंपनी है और इनके पास 3 बिजनेसेस है, सीमेंट, ग्लास फाइबर और जिंक। हाल ही में शेयर का जो प्राइस मूवमेंट हुआ है, मेरे हिसाब से जिंक के प्राइसेस काफी बड़े हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जिंक की ग्लोबली भी शॉर्टेज हो रही है। तो हो सकता है कि दिस इज बीन द मेन शॉर्ट टर्म ट्रिगर की शेयर में एक तेजी आ गई है। और क्लियरली अगर ये नजरिया थोड़ा सा लंबा रखे तो मेरे ख्याल से इनके पास तीनों एसेट्स काफी अट्रैक्टिव है। मेरे ख्याल से कम अगर साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो इनको डेफिनेटली अच्छा अपसाइड मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सीमेंट और जिंक ये दोनों ही बहुत ही क्रिटिकल एसेट्स है, इनके पास काफी बड़ी कैपेसिटी है। तो आई थिंक ही शुड प्ले इट आउट ओवर द मीडियम टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 125 130 में जाके स्टॉक वापस सेटल हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली होल्डिंग कंपनी के पास एसेट्स अच्छे होने के कारण ही कैन गेट अ बेटर प्राइस। मयूर सोमानी जी नागपुर से हमारे साथ हैं। मयूर जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं? हेलो जी मयूर जी पूछिए, कौन सा शेयर है, किस क्वांटिटी में है, क्या जानना चाहते हैं? मयूर सोमानी नागपुर से बोल रहे हैं हम, सौदा आपका से आप जुड़े हुए हैं। बताइए सर, कौन से शेयर के बारे में जानना चाहेंगे आप? मयूर सोमानी जी से हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है और ये जानना चाहते हैं कोल्टे पाटिल में क्या करें। 200 शेयर है, 200 रुपए में इन्होंने खरीदा था और शानदार जो है अभी 215 के आसपास है, 15 रुपए 55 पैसे के मुनाफे पर है। बहुत शानदार तो नहीं, लेकिन हाँ मुनाफा हो रहा है 200 शेयर के हिसाब से। अविनाश जी, कोल्टे पाटिल कैसी दिखती है आपको ये कंपनी? इनफैक्ट कोल्टे पाटिल प्राइमरीली एक पूना बेस्ड कंपनी है और ज्यादातर मार्केट शेयर पूना में इनका करीबन 30% के ऊपर है। इनफैक्ट इनके काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स कंपनी ने बनाए। इनफैक्ट कंपनी ने अभी बैंगलोर और मुंबई में भी प्रोजेक्ट्स शुरुआत की है और उसका इम्पैक्ट आपको FY16 और FY17 में भी देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से इन्होंने अभी शेयर खरीदा है तो थोड़ा सा समय इनको देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कम नेक्स्ट 6-12 मंथ्स के लिए अगर ये होल्ड करते हैं तो ये एक थोड़ी सी मिड साइज रियल
टेस्टेड प्लेयर है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो डेफिनेटली इनको फायदा होगा, बट ही हैज टू गिव लिटिल टाइम। तो प्रोजेक्ट्स जो भी प्ले आउट होंगे वो FY16 और 17 में होंगे, करीबन 240-250 का प्राइस पॉइंट लेके वो डेफिनेटली इसमें बने रह सकते हैं। ओके, और अविनाश जी आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया सर, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? प्रियंका, जो भी शेयर्स हमने आज शो पे बात की है, हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती है, पर्सनल में मेरी कोई होल्डिंग नहीं है। धन्यवाद अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओला कैब्स ने प्राइवेट इक्विटी निवेशकों से $40 करोड़ जुटाए हैं। इस निवेश के साथ ही कंपनी की वैल्यूएशन $1.5 अरब हो गई है। ओला कैब्स ने DSC ग्लोबल, GIC, फाल्कन एज जैसे और कुछ मौजूदा निवेशकों से ये पैसे जुटाए हैं। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने नेटवर्क के विस्तार पर करेगी। ओला कैब्स दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के अलावा शिमला, भोपाल, इंदौर जैसे छोटे शहरों में भी मिलेंगी। DSC ग्लोबल है, विच इज यूरी मिलनर्स फर्म, उन्होंने लीड किया है 400 मिलियन। GIC, विच इज द सॉवरन वेल्थ फंड ऑफ सिंगापुर, दे हैव पार्टिसिपेटेड, एंड फाल्कन एज इज अनदर फंड जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसका यूज 2 जगह मेनली होगा। वन इज हमारा टारगेट है कि इस साल में हमें 200 शहर करने हैं, अभी हम 100 शहरों में, तो उसमें मेजर इसका यूज होगा। एग्जिस्टिंग शहरों में भी और डीप जाना है, अभी हमें बहुत ग्रोथ अभी बाकी है एग्जिस्टिंग शहरों में, वहां भी होगा। एंड प्रिडोमिनेंटली बिल्डिंग आउट द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर एनेबलिंग ऑल ऑफ दिस। हम अपना इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ बहुत स्केल अप कर रहे हैं, हम अपना प्रोडक्ट डिलीवरी स्ट्रेंथ बहुत स्केल अप कर रहे हैं। बैंगलोर में हमारा टीम है, वहां पे काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दीज आर 2 एरियाज वेयर हम बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन की राह पर ओला कैब्स। और आपका में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे शेयरों पर फटाफट सलाह समित चौहान के साथ। हमारे साथ बने हुए समित स्टॉक फटाफट में आपके सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मेरे साथ समित चौहान बने हुए हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। गुरमीत सिंह जी के सवाल से शुरू करते हैं। इनके पास सेल के 200 शेयर हैं, 78 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। समित जी, सेल पर क्या सलाह होगी सर? देखिए, हमारा ये मानना है कि जो मेटल सेक्टर में लास्ट 6 to 8 मंथ में जो टाइम प्राइस वाइज करेक्शन आया है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। पॉसिबल है स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे, इसमें टाइम वाइज करेक्शन देखा जाए, बट एक 4 to 6 मंथ्स का अगर हम इसमें टाइम व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट लोअर लेवल्स पे अगर मिले तो इसको एवरेज भी कर सकते हैं। विजेंद्र राजू जी ऋषिकेश से इन्होंने ये सवाल भेजा है। ये अबान ऑफशोर के बारे में समझना चाहते हैं। 15 शेयर हैं, 1210 रुपए की खरीद का भाव है। देखिए, अगर अबान ऑफशोर की बात करें तो इसमें 2014 में जो रैली दिखाई दी थी अप्रैल से मई के ड्यूरेशन में, वो रिट्रेस हो गई है। 900-950 का तब का उसका हाई था, और अभी फिलहाल ये 400 के आसपास एक स्ट्रांग बेस बना रहा है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो ये होल्ड करना चाहिए। 500 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा, वो देखना चाहिए। 500 लेवल क्रॉस होने के बाद ही इसमें अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। तब तक ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा 500 से लेकर 400 के रेंज में। फिलहाल कि अगर ये 4 स्ट्रक्चर देखें तो इसमें डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मनोहर जेठानी जानना चाहते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में 5000 शेयर, 230 रुपए इनकी खरीद का भाव है। यस, देखिए सिंटेक्स में अगर हम देखें तो इसमें 2013 अर्ली पार्ट ऑफ 2014 में एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया 20 से लेकर 30 रुपए के रेंज में। वहां से स्टॉक ने एक अच्छी खासी अपमूव दिखाई दी है। 120-125 का इसका एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है, बट मेरे ख्याल से आने वाले कुछ महीनों में ये लेवल ये क्रॉस कर पाएगा, और डेफिनेटली स्टॉक में पोटेंशियल है। 140 से लेकर 150 के लेवल इसमें टेस्ट किए जा सकते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में अगर कोई भी डिप मिलता है वहां पे ये एवरेज करके उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। राजेंद्र मित्तल प्रिज्म सीमेंट पर आपकी राय चाहते हैं। 200 शेयर है, 65 रुपए की खरीद का भाव रहा है। ये एक स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है, तो डेफिनेटली इसमें एक होल्ड की सलाह होगी। 130-135 का इसका एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है, बट स्टॉक में एक पोटेंशियल दिख रहा है कि ये 130-135 के लेवल के पार चला जाए, और इसमें 150 से लेके 155 के आप टारगेट्स रख सकते हो। आने वाले दिनों में 110 से लेके 105 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा।
बोकारो के राकेश कुमार जी के पास स्टरलाइट की 100 शेयर हैं, 410 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। देखिए, अगर ये लेवल पे मेरे ख्याल से इसमें होल्ड रखना चाहिए। स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, बट इनकी कॉस्ट देखते यहाँ पे एग्जिट की तो सलाह नहीं होगी। थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें नियर टर्म टारगेट्स नहीं देखने चाहिए। कुछ महीनों तक इनको होल्ड करना पड़ेगा, प्रॉब्ली 6 to 8 months, बट उनकी कॉस्ट आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर लोअर लेवल्स में मिलता है तो यहाँ पे एवरेज आउट कीजिए और बाउंस पे इसमें एग्जिट कीजिए। संजय जैन जानना चाहते हैं टाटा स्टील के बारे में। 1000 शेयर ये होल्ड करते हैं सर, और 402 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। देखिए, इसमें व्यू सेम रहेगा जो मैंने स्टील अथॉरिटी में दिया था। डेफिनेटली एक 310-320 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है स्टॉक में। टाइम वाइज थोड़ा करेक्शन देखना पड़ेगा, थोड़ा पेन रहेगा स्टॉक में, बट मेरे ख्याल से ये लोअर लेवल्स पे इसमें एवरेज कर सकते हैं। स्टॉक में पोटेंशियल है, कुछ महीनों में ये 360-370 के इमीडिएट लेवल दिखाई दे, और 370 क्रॉस होता है तो मेरे ख्याल से इनका एक बार कॉस्ट आने के चांसेस ज्यादा है। ऑलराइट समझ जी, इसी के साथ आपको भी धन्यवाद कहने का वक्त हो गया है सर। इजाजत लेने से पहले आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो हमारे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। मेरा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इनमें। शुक्रिया समय हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे नो योर फंड मैनेजर। हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी हेड पंकज मुरारका।